हेलो पढ़ंतु, कैसे हैं आप सभी। चलिए, हम लोग फॉरेस्ट्री की क्लास में आज चौथे लेक्चर में आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, सिल्वीकल्चर सिस्टम। एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जो पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, सिल्वीकल्चर सिस्टम में हमने देखा था कि हमने इसको दो भाग में बांटा। एक तो इसको हमने बांटा किस में, हाई फॉरेस्ट सिस्टम में, और दूसरा हमने इसको बांटा किस में, कोपिस सिस्टम। हाई फॉरेस्ट सिस्टम जिसमें हम लोगों ने क्या किया, जो फेलिंग है, कटाई है, उसके बाद फिर जब रीजनरेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें हमने क्या किया, बीज से यदि हम रीजनरेशन कर रहे हैं तो वो हाई फॉरेस्ट सिस्टम में आता है। ठीक है, उच्च घन वन में आता है। ठीक है, वैसे ही कोपिस सिस्टम में आते हैं। तो कोपिस यानी कि क्या, कि जब हम लोग पेड़ों की कटाई कर देते हैं तो जो नए, उसी में से ही नई शाखाएं जो निकलने लगती है उसको हम लोग कोपिस कहते हैं। ठीक है, तो किसी वनस्पति के ही उसी के भाग से, उसके जड़ से, उसकी कलम से, सकर रूट से, है ना, जो रीजनरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोपिस फॉरेस्ट सिस्टम। और उसी कोपिस फॉरेस्ट सिस्टम में जो हम सिल्वीकल्चर सिस्टम अप्लाई करते हैं, दैट इज सिल्वीकल्चर सिस्टम। ठीक है, अब देखो, इस हाई फॉरेस्ट सिस्टम को हमने फिर से अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें हमने एक देखा था आपका क्लियर फेलिंग सिस्टम। उसके बाद फिर आता है क्या आपका शेल्टरवुड सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग इस शेल्टरवुड सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखें, शेल्टर यानी क्या हो गया आपका, आश्रय। ठीक है ना, किसी के सहारे। ठीक, देखो क्या होता है कि जैसे कि लास्ट क्लियर फेलिंग सिस्टम में क्या था कि एक सिंगल ऑपरेशन में हम क्या कर देते थे, कटाई कर देते थे। ठीक है, पूरा जो एरिया है वो क्लियर स्ट्रिप या सिंगल ऑपरेशन के द्वारा क्लियर फेलिंग कर दी जाती थी, कटाई कर दी जाती थी। अब उसमें क्या है कि कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, एक बार में सिंगल ऑपरेशन में हमने कट कर दिया पूरा एरिया, वहां की मिट्टी, ठीक, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में ओपनली क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। क्लियर है, अब वहां की मिट्टी पर डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रहा है। ठीक है, जितनी मात्रा नहीं चाहिए उतनी मात्रा से ज्यादा सनलाइट वहां पे पड़ रही है। ठीक, या जितने भी अलग अलग जितने भी वातावरण के कारक हैं जो उस मिट्टी को या उस एरिया को प्रभावित कर सकते हैं और फिर बाद में वहां पर जो वनस्पति उगेगी, जो वृक्ष उगेगा, उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक, उस सभी प्रभावित करने वाले कारकों का सीधा प्रभाव उस एरिया पे पड़ने लगेगा। क्लियर है, जो सीधे सीधे क्या करेगा, उत्पादकता को प्रभावित करेगा, प्रोडक्शन को। ठीक, मतलब ये कि वो उस एक बार में जब हमने कटाई की, ठीक है, तो उस दौरान जितना प्रोडक्शन हमको मिला, उसके बाद के साइकिल में वहां पर से हमको उतना उत्पादन नहीं मिल पाएगा, ऐसा हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, अब उसके लिए ऑप्शन भी है कि क्या सॉल्यूशन है कि भाई हम लोग वहां पे क्या करेंगे, कृत्रिम रीजनरेशन करेंगे। क्लियर है बात। ठीक, लेकिन कृत्रिम रीजनरेशन यानी कि आपका आर्टिफिशियली रीजनरेट करने के लिए क्या होगा कि बहुत ज्यादा, एक तो आपको कॉस्ट लगेगा, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज ये कि जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी विधि हम लगा रहे हैं पूरे साइकिल में, यानी कि फॉरेस्ट की पूरे साइकिल में, बीज से लेकर के वृक्ष तक, जब हमको एक परिपक्व स्टैंड यानी कि मैच्योर लकड़ी जब तक हमको नहीं मिल जाती तब तक के पूरी प्रक्रिया में, ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा। ठीक है, जो भी सप्लाई हमको करना पड़ेगा उस पौधे के टेंडिंग ऑपरेशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो हमको देखना पड़ेगा, अलग अलग टेक्निक्स हमको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। क्लियर है, उसके लिए स्किल्ड लेबर भी चाहिए। ठीक है, उसके लिए स्किल्ड जानकार चाहिए कि भैया हाँ, कि कौन से एनवायरमेंटल इफेक्ट को का प्रतिकूल प्रभाव उसमें पड़ रहा है, उसको हम लोग उसको ऑब्जर्व करके फिर उसको मिनिमाइज करें, उसको सॉल्यूशन में लाने का प्रयास करें। ये सारी चीजें वहां पे हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कृत्रिम चीज में ये चीज एक हो गई। हालांकि एडवांटेज भी है, कृत्रिम जब हम कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि अलग अलग ट्रीज ले सकते हैं अपने हिसाब से, जिस एरिया में जैसा भी चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, तो एक अनइवन फॉरेस्ट का निर्माण वहां पे किया जा सकता है, समझ लो बात को। लेकिन अब देखो, इसी के साथ में यदि हम नेचुरल रीजनरेशन प्रोसेस को देखें,
ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि नेचुरली वो जो बीज है वो क्या करेगा, अंकुरित होगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, अंडर दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, चाहे वो जलवायु के अलग अलग कारक हों, मिट्टी की स्थिति हो, है ना, उन सभी की जो अनुकूल परिस्थितियां जो बनेगी या उसके सभी से जो अनुकूल वातावरण बनेगा उस पौधे के ग्रो करने के लिए, ठीक, वो सब कुछ उसको मिलेगा नेचुरल यदि होता है तो, नेचुरल रीजनरेशन। क्लियर है बात, ठीक। लेकिन उसके लिए हमको बहुत वेट करना पड़ता है, ठीक है बात, कि भैया कहां से वो बीज वहां पे आएगा तो वो उगेगा, इस तरीके से वो चीजें होंगी ना, ठीक है। और उसमें जो चीज रहेगा वो अनइवन फॉरेस्ट तो रहेगा ही, ठीक है, मतलब कि जहां जो बीज वहां पे पनप गया तो उसके हिसाब से चलेगा, ठीक। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक्सोटिक प्लांट्स को, यानी कि किसी विदेशी पौधे को हम वहां पर ला करके वहां पे लगाएं। क्लियर है बात, ठीक है। तो ऐसा चीज नहीं हो पाएगा नेचुरल रीजनरेशन यदि हम लोग करते हैं तो फिर क्या किया जाए, क्यों ना एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिसमें हमको नेचुरल रीजनरेशन भी मिले और कृत्रिम जो फेवरेबल जो कंडीशंस हैं वो हम वहां पे अप्लाई कर सकें। क्लियर है बात, ठीक है। तो उसके लिए जो रास्ता है वो है आपका शेल्टर वुड सिस्टम का। मतलब यहां पे आपका समझ लीजिए कि नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन दोनों काम करेगा, ठीक है। कैसे काम करेगा तो पहले छोटा सा एक देखिएगा, उसको समझते हैं, फिर मैं आपको इसके टाइप्स में आऊंगा, ठीक। देखो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका यहां पर एक मैच्योर स्टैंड, एक परिपक्व यहां पर वृक्ष तैयार हो चुका है, परिपक्व स्टैंड या लकड़ी तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये आपका कोई एरिया है लाइक दिस, ठीक है। अब ये यहां पर वृक्ष लगे हुए हैं, समझे कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम जैसे क्लियर फिलिंग में क्या होता था, एक साथ उसको क्या कर देते थे, क्लियर कर देते थे, काट देते थे, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, शेल्टर वुड सिस्टम में ग्रेजुअल रिमूवल होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि क्रमिक रूप से इसको काटते चलेंगे, फिलिंग करेंगे, हटाएंगे, ठीक। जैसे हम क्या करते हैं कि हमने मान लीजिए कि हमने इस वृक्ष को, इस टिम्बर को या वुड को पहले हमने कट कर दिया, ठीक, ये हमने कट कर दिया, क्लियर। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो एरिया है इसकी कैनोपी क्या हो गई, ये ओपन हो गई, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना जिसको क्राउन बोलते हैं वृक्ष का, उसकी वजह से एक कैनोपी यहां बन जाती है, वो कैनोपी क्या हो गई, फ्री हो गई। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक दूसरा हम लोग यहां पर रीजनरेशन करेंगे। क्लियर है बात। हमने बीज लगाया, अब ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से ग्रो हो रहा है लाइक दिस, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए ये जो रीजनरेशन प्रोसेस से एक नया यहां पर वृक्ष तैयार हो रहा है, ये इस वृक्ष की कैनोपी के शेल्टर में है, इसके आश्रय में है, इसके शरण में है। क्लियर है बात। वैसे यहां पर बात करें तो ये भी इसके शरण में है कि नहीं, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि अगर मैं मान लो सनलाइट की बात करता हूं, एक क्लाइमेटिक फैक्टर पे हम बात कर रहे हैं, तो सन रेज जो है वो डायरेक्टली यदि पूरी तरह से ये अगर मान लो हम इसको भी कट कर देते तो डायरेक्ट इसमें क्या पड़ता है, जितना भी सूर्य के प्रकाश की मात्रा है वो डायरेक्टली इसमें एक्सपोज हो जाता है ये पौधा, ठीक। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि सनलाइट जो है वो इसकी अलग अलग, ये आप देख सकते हैं टहनी, ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, छन करके ये यहां तक पहुंचेगा सनलाइट जो है। क्लियर है बात, ठीक है, इस तरीके से। तो जितनी जैसी मात्रा इसको चाहिए वो इसको मिल रही है। मतलब कह रहे हैं ये कि हमने यहां पे आर्टिफिशियल रूप से यहां पे रीजनरेशन के लिए बीज लगाया, वो बढ़ा, ठीक है। लेकिन अब जब तक वो थोड़ा और बढ़ते जा रहा है, ठीक है, उसको इसका प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसका आश्रय मिल रहा है, किसका, इस वृक्ष का, या कहें कि ये हमारे लिए क्या काम करेगा, यही हमारे लिए काम करेगा शेल्टर वुड का, ठीक है। ये शेल्टर वुड है किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए क्या शेल्टर वुड है, ये वाला वुड जो है, ये वाला वृक्ष जो है वो इसके लिए शेल्टर है, आश्रय का काम कर रहा है। बात समझ आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो कि हमने आर्टिफिशियली इस वृक्ष को यहां पर हमने रीजनरेशन यहां पे किया, लगाया, लेकिन यहां पर
क्या हो रहा है, नेचुरल रूप से, कृत्रिम रूप से लगाया लेकिन नेचुरल रूप से इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जब हम लोग पूरी तरह से इसको कट कर दें और फिर इसको रीजनरेशन करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो डायरेक्टली इसमें एक्सपोज होगा। तो उससे ये होगा कि हमको उसमें अदर टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे साइड बाय साइड कि हाँ भाई कुछ और इसमें किया जाए ताकि जो प्रतिकूल कारक हैं एनवायरमेंट के उससे डायरेक्ट इसको एक्सपोज करने से रोका जा सके ताकि इसकी वृद्धि सही तरीके से हो सके। ठीक है, यहां पर वो अलग से टेक्निक हम नहीं लगा रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, नेचुरली ये दूसरे एक मैच्योर स्टैंड की शरण में है, उसके आश्रय में है और वो ग्रो कर रहा है। क्लियर बात? ठीक, ऐसा हम लोग करेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि भाई जब ये एक पर्टिकुलर हाइट तक ये ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा, वृद्धि उसकी हो जाएगी। ठीक है, जब उसको इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और इस तरीके से जब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि यहां पर एक और बना देता हूं, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ये पौधा बन रहा है, ये बढ़ रहा है। जब इसको प्रॉपरली अब इसके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इस वृक्ष को भी क्या कर देंगे, इसकी फेलिंग कर देंगे, ये कटाई कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक, क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि एक तो रोटेशन साइकिल जो है वो कम हो गया, क्योंकि जब हमने इसको काटा उसके पहले ही ये क्या हो गया था, एक पर्टिकुलर हाइट तक ये ग्रो कर चुका था, तो इससे रोटेशन पीरियड भी कम हो गया, उतना लॉन्ग नहीं गया। 100 साल में होना था वो 80 साल में होगा, इस तरीके से। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये एक चीज हो गई। और यहाँ पर हम क्या करें, शेल्टरवुड सिस्टम में कृत्रिम और आपका प्राकृतिक, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर है? ठीक, अब ये शेल्टरवुड सिस्टम हो गया। इस शेल्टरवुड सिस्टम के तहत अब क्या क्या अलग अलग पॉइंट्स हैं, टाइप्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है क्या, यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग शेल्टरवुड सिस्टम में ही स्ट्रिप फॉर्म देखेंगे, फिर ग्रुप सिस्टम देखेंगे, स्ट्रिप प्लस ग्रुप सिस्टम देखेंगे। इस तरीके से जो कुछ प्रमुख टाइप्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे डायग्राम बना करके आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। देखो आगे, ये जो यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम है इसको हम लोग कंपार्टमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर जो एरिया है उस एरिया में एक अलग अलग कंपार्टमेंट के हिसाब से होगा, अलग अलग लेयर में होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से 3 चरण है अलग अलग। पहला जो आता है आपका आता है क्या, सीडलिंग फेलिंग, फिर आता है सेकेंडरी फेलिंग और फिर आता है फाइनल फेलिंग। ठीक है, सेकेंडरी फेलिंग जो है वो सीडलिंग फेलिंग और फाइनल फेलिंग के बीच का आपका स्टेज है। ठीक है, अब देखो इसमें सीडलिंग फेलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि फेलिंग यानी कि कटाई भी हो रही है और साथ में यहां पर हम क्या करें, सीडलिंग भी करेंगे। मतलब ये कि देखिए जैसे कि यहां पर भी ये वृक्ष रहा होगा। ठीक है, ये पूरा वृक्ष था, पूरी कैनोपी से यहाँ पे ढकी हुई थी। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने इस तरीके से पेड़ों को काट दिया। ये देखिए ये आपका हमने इस तरीके से पेड़ों को काटा। ठीक, अब इससे क्या हो रहा है कि इन पेड़ों को हमने छोड़ दिया है, इसको रिटेन रखा है हमने। ठीक है, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, ये हमारे लिए शेल्टर का काम करेगा, यही आश्रय का काम करेगा। किसके लिए, जो हम लोग फर्दर रीजनरेशन करेंगे उसके लिए। आई बात समझ में? ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर सीडलिंग यानी कि हम यहीं पर हम बीज को यहां पर क्या करेंगे, ये हमने बो दिया है। ठीक है, तो सीडलिंग भी हमने कर दी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, हमने ये फेलिंग भी हमने कर दिया है। अब अगला जो स्टेज आता है उसमें क्या रहेगा कि अब ये सीडलिंग, देखो समझना बात को, सीडिंग यानी कि बीज को बोना, फिर सीडलिंग यानी होता है क्या, बीज जो अंकुरित होता है। ठीक है, उसको सीडलिंग बोलेंगे। और फिर आगे जाएंगे तो सैपलिंग आएगा, यानी कि एक पौधे का जब वो रूप ले लेता है उसको सैपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हम बीज को बो रहे हैं और कटाई भी कर दी है। आई बात समझ में? तो ये पहला स्टेज हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो मेच्योर स्टैंड था यहां पर और यहां पर, इसको हमने काटा था। ठीक है, अब साथ में यहां पर रीजनरेशन भी स्टार्ट हो गया। अब रीजनरेशन स्टार्ट हो गया तो ये देखिए छोटा सा एक पौधा हमने यहां पर देखा, ये रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? हम क्या करेंगे कि अब ये जो मेच्योर स्टैंड है, अब इसका क्या मिलेगा, इसको ये शरण मिल गई, इसको ये
इन सभी शेल्टर वुड के शरण में, उसके आश्रय में अब ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इस दौरान हम क्या करेंगे, इसमें टेंडिंग ऑपरेशंस लगाएंगे, है ना। टेंडिंग ऑपरेशन क्या होता है, जब पौधा जो है वो बढ़ रहा होता है तो उस दौरान उसकी देखभाल के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑपरेशन को, उसको ग्रो करने के लिए जो ऑपरेशन हम करते हैं उसको टेंडिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो इस दौरान हम लोग टेंडिंग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुख्य रूप से लाइट की जितनी मात्रा यहाँ तक पहुंचनी चाहिए वो सब इनकी टहनियों से, इनकी शाखाओं से, इन पेड़ों से, उसकी कैनोपी से छन करके वहां तक पहुंच रही है, डायरेक्ट सीधे मात्रा पे नहीं पहुंच रही है। क्लियर। इससे ये हो रहा है कि यहां पर की जो मिट्टी है वो मिट्टी भी डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हुई, तो मृदा का कटाव नहीं हुआ। क्लियर है। डायरेक्ट यहां तक विंड जो है, वो हवा जो है वो डायरेक्ट यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। यानी कि ये जो स्टैंड है अगर वो सकरा रहेगा, ठीक है, वो जितना मोटा है या सकरा है उसके हिसाब से वहां पर जो हवा है वो बह करके वहां पहुंचेगी। अब जब विंड जो है उतनी मात्रा में जहां पहुंचना चाहिए उतना पहुंच रहा है, तो उससे ये होगा कि ज्यादा हवा जब नहीं पहुंचेगी तो होगा ये कि जो बीज का जो बहाव है, ठीक है, यानी कि बीज सीड बियरर्स जो होते हैं ना, जो बीज को बहा करके लेके चले जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, या हवा के साथ या पानी के साथ वो बह कर चला गया, तो वो चीजें यहां पर नहीं हो पाएंगी। तो ये एक फायदा यहां पे पहुंचेगा। क्लियर है बात, ठीक। अब इस तरीके से सेकेंडरी फेलिंग होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि भाई ये जो पौधा है भाई पर्टिकुलर जब ये ग्रो कर लेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जब इसको किसी और मेच्योर स्टैंड के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मतलब कि ये है कि पर्टिकुलर उसको एक ग्रोथ जब उसका हो गया, अब उसके आगे जो है वो आर्टिफिशियली नेचुरली वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो हमको अलग से कुछ टेक्निक या मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितना काम करना था वो शेल्टर ने कर दिया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, बाकी को भी हम लोग क्या करेंगे, उसकी कटाई कर देंगे, उसको हटा देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये फाइनल फेलिंग हो गई, जहां पर क्या हो रहा है कि रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है और ये जो फेलिंग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको फाइनल फेलिंग बोलेंगे, कटाई पूरी हो चुकी है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई टोटल उस एरिया में हम रीजनरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ में कटाई भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो पर्टिकुलर जो रोटेशन होता है, यानी कि ऐसा ना हो कि इधर कटाई हुई नहीं है और ये पूरा मेच्योर हो गया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे समस्या आ जाएगी, ठीक है। हम उसको हमको पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको पीरियोडिक ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और एक पूरा जैसे कि कटाई होता है, रीजनरेशन जो कंप्लीट होता है, रोटेशन कंप्लीट होता है, मान लीजिए कि एक वृक्ष जो है वो मैच्योर हुआ, उसकी कटाई हुई, ठीक है। ये टोटल मान लो 120 साल लग गए। क्लियर है, 120 साल। और एक वृक्ष को मैच्योर होने में कितना लगता है, मान लीजिए 30 साल लगते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब वो 30 साल में ये 30 साल में अपने को 4 बार में इसको क्या करना पड़ेगा, ये 4 अलग अलग कंपार्टमेंट्स या 4 अलग अलग पीरियोडिक ब्लॉक्स में इसको क्या करनी पड़ेगी, कटाई करनी पड़ेगी, रीजनरेशन लेना पड़ेगा। समझे बात को। अदरवाइज क्या होगा कि भैया ये आपका पूरा मैच्योर वाला जो है वो आप कटाई नहीं है और बाकी जो रीजनरेशन कर रहे हो वो पूरा ग्रो हो चुका है, ठीक है। तो वैसे में दिक्कत हो जाएगा, समझे कि नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हमेशा इसको नहीं रखा जा सकता शेल्टर के तौर पे। एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके जो शेल्टर के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे मैच्योर स्टैंड का, उसको हमको हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ जाता है वहां पर। समझे कि नहीं बात को, ठीक है। हो सकता है कि इसकी कैनोपी वो जो है वो और फैलती चली गई और जो प्रॉपर इसको लाइट मिलना था फिर आगे मिलना ही बंद हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फिर एडवर्स इफेक्ट बन जाएगा, प्रतिकूल जलवायु कारक जो है वो काम करने चालू कर देंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इसके प्रोटेक्शन की अब जरूरत नहीं रह गई है, ये पर्टिकुलर ग्रो कर चुका है, तो वहां पे इसको हटा दीजिए, यानी कि बाकी को क्या कर दीजिए, इसको कटाई कर दीजिए। तो ये पर्टिकुलर एक रीजनरेशन पीरियड पे आपको उसको क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है। आई बात समझ में, ठीक। चलिए, अच्छा यहां पर अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो क्रॉपिंग होगी तो यहां पर जो भी मेथड ऑफ रीजनरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे उसमें जो भी कैरेक्टर होगा क्रॉप का वो इवन एज्ड होगा। कैसा होगा, इवन एज्ड।
क्लियर है बात, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर इसको काट दिया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रीजनरेशन भी कर दिया। क्लियर है बात, तो ये जितनी भी क्रॉपिंग होगी, जो फॉरेस्ट होगा वो इवन एज्ड क्रॉप वहां पे जनरेट होगा। क्लियर है, अगर हम लोग आर्टिफिशियल के लिए गए तब फिर वहां पर अनइवन भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 3 स्टेप में, तो वहां पे क्या होगा, इवन एज्ड होगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि पूछ देगा कि अंडर दिस यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम विच काइंड ऑफ क्रॉप और विच द कैरेक्टर ऑफ द क्रॉप इज व्हाट। तब आपको याद रखना है कि इवन एज्ड क्रॉप होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या क्या है इसको समझिए। देखो, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मृदा का अपरदन या जो कटाव है, वो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो गया है। सॉइल इरोजन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, ठीक। दूसरी चीज क्या कि रीजनरेशन जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, इसकी हम गारंटी ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो रीजनरेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पुराना जो फसल है यानी कि पुरानी जो ट्री है, मेच्योर ट्री है, उसके शरण में कर रहे हैं, उसके अंडर हम कर रहे हैं, एज ए शेल्टर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उसमें रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाती है, ठीक। दूसरा कि प्रतिकूल जो जलवायु कारक है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उसका रिस्क भी कम हो जाता है, उससे हम बचा पाते हैं जो नया रीजनरेशन हो रहा है प्लांट का उसको। क्यों? क्योंकि वो इसकी शरण में है। क्लियर, जैसा कि मैंने बताया कि ये अगर सकरा हुआ, मोटा हुआ, उसके आधार पे वहां पर हवा प्रवेश करेगी, ठीक है। इसकी कैनोपी जो है उसके आधार पे ऊपर से जो है लाइट जो है पर्टिकुलर मात्रा में वहां तक प्रवेश कर पाएगी, ठीक है। तो ये सब छन करके आ रहे थे। जलवायु के जो कारक हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस रीजनरेशन प्रोसेस में, जब हम टेंडिंग कर रहे होते हैं, उसको बढ़ा रहे होते हैं पौधे को, तो उससे हम बचा सकते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर जो हो रहा है रीजनरेशन, वो हो रहा है किसकी वजह से, वो हो रहा है जो बेस्ट सेलेक्टेड ट्री है, ठीक है, उस बेस्ट सेलेक्टेड ट्री की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, सीडिंग हो रही है, फिर रीजनरेशन हो रहा है। क्लियर है, तो यहां पर एक अच्छी बात रहेगी मिक्स फॉरेस्ट बेनिफिट, ठीक है, ये मिक्स फॉरेस्ट बेनिफिट आपका मिल सकता है। यहाँ पे रोटेशन का लेंथ कम हो जा रहा है, क्योंकि जब तक आपका ये मेच्योर स्टैंड को जब हम कटाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, तब तक क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका बोलना चाहिए क्या, जो पौधा है वो आपका एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच चुका है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस मेच्योर स्टैंड। क्लियर है, तो जब तक हम इसकी कटाई करेंगे तब तक ये ऑलरेडी क्या है, कुछ सालों की इसमें वृद्धि हो चुकी है। तो ये यहाँ पर रोटेशन लेंथ को क्या करेगा, रोटेशन पीरियड को क्या करेगा, कम कर देगा। क्लियर है, ओके। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि क्या, नए वृक्ष के लिए क्षति, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम तक ठीक है प्रोटेक्शन देना, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक जब उसका वो प्रोटेक्ट हो चुका है, अब उसको ग्रो करने के लिए या किसी भी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर से बचाने के लिए कुछ नए शेल्टर की जरूरत नहीं है, तो इसको काट दो, ठीक है। उसको हमने काट दिया, तो उससे क्या हो रहा है कि, अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको हम लोग कटाई कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, सिंगल ऑपरेशन में कटाई हो रहा है। क्लियर है, तो सिंगल ऑपरेशन में इसको हमने कट कर दिया यहां से, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसके शेल्टर में ये जो रीजनरेशन स्टार्ट हुआ, इसको डायरेक्टली क्या हो सकती है, क्षति पहुंच सकती है, ठीक। दूसरी बात, ऐसी जगहों पे जब सीडिंग या फाइनल फेलिंग कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि स्पीसीज जो है, यानी कि अलग अलग प्रजाति के जो वृक्ष है, ठीक है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। क्लियर है कि जो हम रीजनरेशन कर रहे हैं वो आपके लिए कौन सा वो सीड है, कौन सा वृक्ष है, वहां पर उसकी ज्ञान होनी बहुत जरूरी है। तो ये चीज तभी हो पाएगी जब आपके पास वो कौशल होगा समझने का, ठीक है। ये एक चीज हो गई, ये डिसएडवांटेज की बात हो गई। अच्छा, अब ऐसा सिस्टम हम लोग अप्लाई कहां करेंगे, यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम कहां अप्लाई करेंगे, तो वो हम लोग अप्लाई करेंगे ऐसी जगह पे जहां पे हमको रीजनरेशन आसानी से मिल सके, ठीक है। दूसरी चीज, जहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत हो, है ना, कि भाई एक प्रोटेक्शन की इसकी जरूरत है, चाहे लाइट से हो या जब लाइट की मात्रा को हमको कंट्रोल करना हो कि कितना कम हो कितना ज्यादा हो। यदि ज्यादा लाइट की मात्रा वहां पर इस ट्री के लिए पहुंचानी है, तो क्या करेंगे कि धीरे धीरे इस कैनोपी को हम लोग हटाते जाएंगे। आई बात समझ में, तब वो क्या होगा कि लाइट की मात्रा धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर, ये हो गया। मिट्टी के कटाव को जहां पे रोकना हो, ठीक है, जहां पे आपको खरपतवार से बचाना हो, तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम जो है वो अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में, तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहां से डायरेक्ट जो है पॉइंट वाइज आपका आता है एग्जाम में। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। सिस्टम
ग्रुप सिस्टम जो है शेल्टरवुड सिस्टम में ही, ठीक। अब यूनिफॉर्म सिस्टम में क्या करते थे कि यूनिफॉर्म सिस्टम में हम लोग ये कंपार्टमेंट वाइज चलते थे, यूनिफॉर्मली हम इसको क्या करते थे, रीजनरेशन फेलिंग होता था यूनिफॉर्मली कंपार्टमेंट वाइज, ठीक है। बट हियर इन दिस शेल्टरवुड सिस्टम, ग्रुप सिस्टम, इसमें क्या करेंगे कि एक स्कैटर्ड एरिया में, ठीक है, एक बड़े एरिया में लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, पहले ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। और ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगली लाइक दिस एज अ फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग के जैसा यहां पर हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हम लोग कटाई करेंगे लाइक दिस, ठीक है, ये रहा ऐसा, ठीक है। अब देखो बाकी ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहां पर ट्रीज हैं, क्लियर है बात, ठीक है। ये जो एरिया है पूरा ये इसमें ट्रीज हैं, क्लियर, लाइक दिस। एक कैनोपी मैं ऐसा बना देता हूं, ऊपर से यदि हम लोग देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगा, क्लियर है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फेलिंग स्टार्ट की, कैसे, एक पर्टिकुलर ग्रुप में स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है, एक बिखरे हुए फॉर्म में, यहां पर हमने एक रिंग बनाई, इतने की एरिया की क्या कर दी हमने, कटाई कर दी, ठीक है। अब इतने एरिया की कटाई कर दी है, अब क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगली हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाते चलेंगे, इंक्रीज करते चलेंगे, ठीक है। अब इसको बढ़ाए, ये आपका समझ लीजिए ये पहले आपने इतना कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फिर ऐसे काटेंगे चारों तरफ से लाइक दिस, ये फेलिंग होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ही आपका रीजनरेशन भी होते जाएगा लाइक दिस, बात समझ आ रही है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते जाओगे, ओके, ये इस तरीके से बढ़ते जाइए फाइनली, ओके। और इस तरीके से फाइनली क्या होगा, ये इस तरीके से मर्ज भी हो जाएगा, ओके। ये ऐसे स्टार्ट करना है, बात समझ आ गई, ठीक। तो ये देखो एक कटाई हुई इतनी एरिया की सबसे पहले, ठीक, फिर इसमें रीजनरेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये किनारे के इसको हमने कटाई की, क्लियर है। तब तक क्या होगा कि इस एरिया में जितना है वो क्या होगा, ग्रो करना चालू कर देगा, रीजनरेशन चालू होगा, पौधा बनना चालू हो जाएगा वो इस एरिया में, क्लियर है। फिर इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो एट लास्ट फिर क्या होगा कि इधर आपका ये पूरी कटाई हो जाएगी और बीच में आपका कंप्लीट मैच्योर स्टैंड जो है वो तैयार भी हो जाएगा, बात समझ आ रही है इतने में, क्लियर, ठीक। तो ये यूनिफॉर्मली ऐसे कंपार्टमेंट वाइज करके, ऐसे कंपार्टमेंट वाइज करके ना करके हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर इस ग्रुप सिस्टम में एक पर्टिकुलर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक पर्टिकुलर जो हमको टिम्बर चाहिए, वुड चाहिए, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और वो बीच वाले एरिया में पहले हमने कट कर दिया, कट करके यहाँ पे रीजनरेशन करना चालू कर दिया, ठीक। फिर हम सेंट्रीफ्यूगली यानी कि केंद्रित रूप से, ये इसका केंद्र हो गया, अब यहां से हम क्या होते जा रहे हैं, इस तरीके से रिंग फॉर्म में हम पूरा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो किनारे कटाई होती जा रही है, साथ में क्या हो रहा है, रीजनरेशन भी उसी फॉर्म में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है लाइक दिस रेडियली, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये एक चीज हो रही है। अब इसमें एक चीज क्या है कि जब हम कंपार्टमेंट वाइज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जितना रिस्क फैक्टर होता है उससे कम यहां पर होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या होगा, घिरा हुआ होगा, बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे कि ये कटाई हो गई, इतने का रीजनरेशन हो रहा है, तब तक क्या है कि इधर के एरिया में ये पूरा घिरा हुआ है चारों तरफ से, क्लियर है बात, ठीक है, मेच्योर स्टैंड से इस तरीके से यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि अधिक प्राकृतिक रूप से यहां पर जो रीजनरेशन है वो हो पा रहा है, क्लियर, ठीक। मेन जो है याद रखिए कि रीजनरेशन फेलिंग जो होगा वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा और अभिकेंद्रित होगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगली हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। रीजनरेशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगली होगा, ये पहले यहां पर होगा रीजनरेशन पूरा मेच्योर, फिर इस तरीके से यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, फिर ऐसे बढ़ते चलेगा, आई बात समझ में, ठीक। अब यहां पर आओ, एडवांटेज क्या हो रहा है इससे, एक तो ये कैरेक्टर कैसा होगा, जो नई फसल होगी वो अनइवन होगी, ठीक है, अनइवन होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्म में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रीजनरेशन यहाँ पर जो हो रहा है ये पर्टिकुलर जब इस साइड में चला जाएगा तब हमने किनारों को कट कर दिया और इधर क्या है, इधर मेच्योर स्टैंड है, ठीक है। तो अलग अलग के फॉरेस्ट मिलेंगे ना, क्लियर, मतलब बीच वाले एरिया कटाई करने के बाद हमने क्या किया, रीजनरेशन किया, तो वहां पर ये लीजिए इस तरीके से छोटा सा एक होगा, तब तक उसके किनारे क्या रहेगा, उसके किनारे बड़ा ऐसा मेच्योर रहेगा, क्लियर है, ओके। अब इसकी हम लोग कटाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक, ये समझ लीजिए कि थोड़े देर में ये आपका क्या हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा, और सबसे बाहर की तरफ जो आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगली तो वो आपका मेच्योर स्टैंड रहेगा, क्लियर। तो ये टोटली क्या हो रहा है, अनइवन हो रहा है, समझे कि नहीं, अलग अलग एज ग्रुप के फॉरेस्ट वहां पे बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये अधिक प्राकृतिक रूप से ग्रो करेगा और अनइवन एज्ड फॉरेस्ट होगा, क्लियर। दूसरी बात
बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं पहुंचेगा, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पहुंचेगा, बहुत ज्यादा जो विंड स्टॉर्म जो होता है, तूफान जो होता है, वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से वो घिरा हुआ रहेगा। क्लियर है? तो ये फायदा यहां पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करोगे तो इसमें ये होगा कि भाई ये एक पर्टिकुलर मैदानी एरिया मान लो है, वहां पर आप कुछ कर रहे हो तो वहां पर तो फायदेमंद रहेगा। लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए आपका हिल एरिया है, ठीक है, जैसे कि ये हिल एरिया वाला है, ठीक है, तो हिल एरिया में दिक्कत है। ठीक है, हिल एरिया में क्या होगा, तो ये सपोज आपने यहाँ पे कटाई की, फिर सेंट्रीफ्यूगली आप आगे बढ़ रहे हो इस तरीके से, तब तक इधर क्या है, ये बड़े बड़े पेड़ हैं। क्लियर है? इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उतना हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर क्या वजह से बारिश हुई, तो बारिश होने की वजह से जहां बीच में हमने कटाई की थी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां की जो मिट्टी है वो बह करके नीचे चली जाएगी। क्लियर है? वहां सीड जो हमने रीजनरेशन के लिए लगा रखा है, वो सीड जो है वो बह जाएगा। इस तरीके से चीजें वहां पर आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए अलग जतन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या, पर्वतीय क्षेत्रों में लोकेशन को का सर्वे करना, ठीक है, और रीजनरेशन का सर्वे करना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसमें थोड़ी सी क्या होगी, डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, केंद्र में क्या होगा, वीडिंग होगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपने कटाई की थी, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, खरपतवार भी वहां पे आ जाएंगे, वीड्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी प्रॉपर टाइम पे क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, खरपतवार को वहां से हटाना पड़ेगा, क्लीनिंग पर्पस, ये सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सुपरविजन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा एक टफ टास्क हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ऐसे एरिया में, या फिर खासतौर पर उस एरिया में जहां पर क्या हो रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र है, हिल टेरेंस है, वहां पर ये दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप सिस्टम हो गया किसका, आपका शेल्टरवुड सिस्टम का। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक नेक्स्ट आपका इसमें आता है क्या, स्ट्रिप सिस्टम आता है। ठीक है, स्ट्रिप सिस्टम हम लोगों ने जैसे कि उसमें पढ़ा था किसमें, आपका क्लियर फेलिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ये आपका पैटर्न ऑफ फेलिंग है, इसको याद रखना, तो चीजें जो है वो दिमाग में रहेंगी, किस तरीके से किसमें क्या होता है, चित्र बस दिमाग में बनना चाहिए। क्लियर है? अब आगे देखो, स्ट्रिप सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग हवा की दिशा के विपरीत क्या करते हैं, रीजनरेशन फेलिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि कटाई और जो देखें शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम। ठीक है, शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम में क्या रहेगा कि जो रीजनरेशन फेलिंग होगी, ठीक है, वो स्ट्रिप के फॉर्म में होगी। ठीक है, वन साइड ऑफ द कंपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि ये हमने किया, ठीक है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हमने बांट दिया। अब हवा की दिशा इस तरीके से है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से हम अलग अलग कंपार्टमेंट में उसको करते चलेंगे, किसको, रीजनरेशन फेलिंग को। यानी कि एक स्ट्रिप हमने किया, यहाँ पे कटाई की, उसके बाद फिर अगले स्ट्रिप में आएंगे, तो अगले स्ट्रिप में जब तक आएंगे तो इसकी कटाई करेंगे, तब तक यहाँ पर क्या होगा, रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। क्लियर? तो इस तरीके से कंपार्टमेंट वाइज स्ट्रिप फॉर्म में हम लोग इसको आगे करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें और करने का नहीं है, बस इतना ही आप समझिए इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम। स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम में क्या रहेगा, देखो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी अलग अलग कंपार्टमेंट है, स्ट्रिप भी है और ग्रुप भी है। तो क्या करेंगे कि ये जैसे कि यहां पर किए, ये आपने इतना किया लाइक दिस। ठीक, क्लियर? उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहां पर आप ये इतना करेंगे। ठीक है, तब तक क्या होगा, तब तक ये होगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया में रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका होगा। समझे कि नहीं? ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे लाइक दिस, ये स्ट्रिप वाइज भी जा रहे हैं, ग्रुप सिस्टम के हिसाब से भी जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो अब हमने यहां इस एरिया में क्या की, रीजनरेशन फेलिंग की, तब तक यहां पर क्या हो रहा है, इस एरिया में ये आपका
ये स्टार्ट हो चुका है रीजनरेशन। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिप वाइज हो रहा है और कंपार्टमेंट वाइज भी हो रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग कंपार्टमेंट वाइज क्या कर रहे हैं, ग्रुप सिस्टम भी अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम में स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम, ये वाला जो आप देख रहे हो। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से स्ट्रिप सिस्टम ग्रुप सिस्टम समझ में आ गया है, तो इसको आप बस मर्ज कर दीजिए, बहुत आसानी है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें आप देखिए इर्रेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम, ये काम का है, क्योंकि इंडिया में यदि हम देखें तो इंडिया में मोस्टली आपका यही इर्रेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंडियन इर्रेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम भी बोल सकते हैं। इंडियन इर्रेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम। अब इसमें क्या होता है देखो, इर्रेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम में क्या है कि यदि कोई एरिया है, ठीक है, उस एरिया में मान लीजिए मेनली जैसे कि सॉइल लॉस का खतरा है। ठीक है, मिट्टी जो है ना, उसमें खतरा है, या मिट्टी, और दूसरी चीज की मान लीजिए कि वहां पर आपका रीजनरेशन में, ठीक है, रीजनरेशन में आपको डिफिकल्टी जा रही है। ठीक है, ओके, यदि किसी एरिया में सॉइल लॉस का खतरा है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि रीजनरेशन में डिफिकल्टी जा रही है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक पर्टिकुलर हम लोग फॉर्म को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे कि एक कंपार्टमेंट वाइज करें या फिर आपका रिंग फॉर्म में करेंगे जैसे कि ग्रुप सिस्टम में करते हैं, या स्ट्रिप फॉर्म में करना है, वैसा हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, पर्टिकुलर मान लीजिए कि यदि इस एरिया में यहाँ पर सॉइल लॉस का खतरा है तो फिर पहले यहाँ पे करना पड़ेगा रीजनरेशन जो है। ठीक है, यदि यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है तो इस एरिया को छोड़ दो, फिर यहाँ इस एरिया को करना पड़ेगा। इस तरीके से जिस एरिया को जैसा चाहे वैसा, यानी कि इर्रेगुलर फॉर्म रहेगा, ठीक है, वैसा हम लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन और फेलिंग यानी कि कटाई करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो उसको हम लोग बोलेंगे इर्रेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम। ओके, तो मान के चलिए कि जो क्रॉप यहाँ पे होगा वो कैसा होगा, अनइवन एज्ड होगा। क्लियर है? क्योंकि हम पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं जा रहे हैं या पर्टिकुलर इस फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी जैसा भी लग रहा है, जहां पे जो डिफिकल्टी आ रही है उसको मिनिमाइज करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बस वहां पे कहीं पर भी हम लोग क्या कर दिए, रीजनरेशन चालू कर दिए, फेलिंग चालू कर दिए। ठीक है, तो वो जो है वो आपका क्या क्या देगा, उससे अनइवन एज्ड, अलग अलग आयु के रीजनरेशन को वो आगे बढ़ाएगा। जैसे कि इसमें क्या रहेगा, पुरानी फसल भी रहेगी यानी कि पुराने ट्रीज भी रहेंगे, और साथ में जो नई फसल जो हो रही है, नया जो ट्री है वो भी वहां पे रहेगा। ठीक है, तो दोनों मिक्स हो गए तो अनइवन एज हो गया। ठीक, एप्लीकेशन पार्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इर्रेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं तो मेनली एक तो आपका देवदार का जो है पंजाब का जो शेल्टरवुड सिस्टम है वो यहाँ पर काम आता है, एक एग्जांपल के तौर पर है। दूसरी बात, जहां पर देवदार के वृक्ष हैं, साल के वृक्ष हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां पर ये इर्रेगुलर सिस्टम अपनाया गया है इंडिया में खास तौर पे, क्योंकि इंडिया में क्या है कि बहुत ज्यादा इंटेंसिव वर्क जो है नहीं हो पाता है, एक्सटेंसिव वर्क हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, जैसे कि अंडमान निकोबार का, उत्तर प्रदेश का आपका साल जो है, और यूपी और हिमाचल प्रदेश में देवदार के जो है, इसमें जनरली यहाँ पर रीजनरेशन और फेलिंग के लिए जो प्रोसेस या सिस्टम अपनाते हैं वो आपका इर्रेगुलर सिस्टम के तहत आता है। क्लियर है की बात? ठीक, ये हो गया इर्रेगुलर सिस्टम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, सिलेक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
सिस्टम, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, जैसे कि नेचुरल फॉरेस्ट है। अब नेचुरल फॉरेस्ट में क्या रहेगा कि बहुत सारी अलग अलग वृक्ष रहेंगे, अलग अलग जाति प्रजाति के वृक्ष रहेंगे, क्लियर है बात, ठीक। तो वैसे में जो डिमांड रहेगी उसके हिसाब से पर्टिकुलर उसी मैच्योर जो स्टैंड है, जो वृक्ष है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कटाई करना पड़ेगा, फेलिंग करनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमको रीजनरेशन करना पड़ेगा, क्लियर है बात। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन सिस्टम का अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन सिस्टम में जैसे देखिए ये एक आपको फॉरेस्ट दिख रहा है, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो सिंगल ट्री या फिर ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है। सिंगल ट्री में क्या करेंगे, पर्टिकुलर मान लीजिए ये बहुत सारे आपको दिख रहे हैं वृक्ष दिख रहे हैं, जिसमें आपको क्या हो रहा है, अलग अलग एज ग्रुप का दिख रहा है, जस्ट रीजनरेशन स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये बहुत मेच्योर आपको दिख रहा है। इस तरीके से अलग अलग वृक्ष, जाति प्रजाति के वृक्ष आपको मिल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो वृक्ष था उसकी डिमांड थी, पूरी करनी थी, तो आपने क्या किया कि वहां से आपको कटाई की, और यहाँ से फिर आपका यहीं पर आपका क्या हुआ, ये रीजनरेशन हमने चालू कर दिया, क्लियर है बात। ये सिंगल ट्री रीजनरेशन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या सिलेक्शन करना पड़ता है कि क्या हमारी डिमांड है, किस तरह की लकड़ी हमको चाहिए, और वो कहां पर है, किस एरिया में, इस तरीके से। वैसे ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम में क्या होगा कि पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये कैनोपी आपको दिख रही है, पूरा जंगल आपको दिख रहा है हरा भरा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पर्टिकुलर ग्रुप को हमने सेलेक्ट कर लिया लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दी, फेलिंग कर दी, कटाई कर दी। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, देखिए स्टार्ट हो गया रीजनरेशन। हमने दूसरी जगह पे क्या किया, दूसरी जगह पे कटाई की या फेडिंग की, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे ज्यादा ये घना हो जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पर ये रीजनरेशन चालू होगा, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे दूसरी जगह पे यहाँ पे कटाई करेंगे, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो रहा है कि ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम है। अब देखो इन सब चीजों में क्या होता है कि सिलेक्शन तो कर रहे हो, नेचुरल फॉरेस्ट है, ये भी है, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ेगी कि कैसे हमको कौन सा वो करना है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगना है कि भाई यहाँ पर हाँ ये वृक्ष अब इसको काटा जाए, ये ग्रुप को सिलेक्ट किया जाए लाइक दिस। इसमें लेबर वर्क भी ज्यादा लगेगा, संसाधन भी ज्यादा लगेंगे, ये सारी चीजें कॉस्टली हो जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपका अनइवन एज्ड आपका यहाँ पे क्रॉप मिलेगा आपको, ऑल एज्ड फॉरेस्ट रहेगा, सारे अलग अलग आयु अवस्था के यहाँ पे ट्रीज आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज की नेचुरल रीजनरेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि यहाँ पर आपको खराब बीज भी मिलेंगे, अच्छे बीज भी मिलेंगे, तो उसकी वजह से क्या है, जो रीजनरेशन जितना होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन करना, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज रहेगी,